गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में मैं 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इस 3 में से 2 क्वेश्चन ज़रूर ही आए होंगे। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं डिफाइन अकाउंटेंसी एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। अकाउंटेंसी क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या हैं उसे एक्सप्लेन करो। तो आइए अकाउंटेंसी की परिभाषा को देखते हैं। लेखा शास्त्र वह ज्ञान है जो आर्थिक लेन-देन यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को दर्ज करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने, विश्लेषण करने की प्रक्रिया को समझाता है। अर्थात अकाउंटिंग वह कार्य है जिसकी सहायता से हम आर्थिक लेन-देन को एक क्रमबद्ध तरीके से एक खाते में व्यवस्थित करके रख सकते हैं। इसी कला को अकाउंटेंसी कहते हैं। यह केवल लेन-देन का हिसाब रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह बतलाता है कि लेखांकन अर्थात अकाउंटिंग कब, कैसे और क्यों किया जाता है। लेखा शास्त्र आर्थिक लेन-देन को दर्ज करने, वर्गीकृत करने, सारांशित करने और विश्लेषण करने का ज्ञान है। यह व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को स्पष्ट करता है और निर्णय लेने में मदद करता है। ये शॉर्ट डेफिनेशन है जो आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं लेखांकन के उद्देश्य क्या-क्या है। हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो उसके क्या-क्या ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए अकाउंटिंग को किया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं लेखा शास्त्र के उद्देश्य क्या-क्या है। आर्थिक लेन-देन का अभिलेखन अर्थात रिकॉर्डिंग। कोई भी अकाउंटिंग का मुख्य कार्य होता है बिजनेस में जितने भी आर्थिक लेन-देन हो अर्थात उसके इनकम, व्यय खर्चा, संपत्ति एसेट्स, देनदारी यानी क्रेडिटर्स को व्यवस्थित रूप में दर्ज करके रख सके। क्लासिफिकेशन दर्ज किए गए लेन-देन को अलग-अलग खाते में वर्गीकृत करना ताकि सही जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त हो सके। ये भी अकाउंटिंग का कार्य होता है। सारांश यानी समराइजेशन लेन लेन-देन को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना जैसे ट्रायल बैलेंस के माध्यम से, लाभ हानि खाते यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से, बैलेंस शीट के माध्यम से दर्शा करके रखना ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ सके। विश्लेषण और व्याख्यान यानी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन वार्षिक विवरणों का अध्ययन कर व्यवसाय की स्थिति और प्रस्तुति दोनों की जानकारी प्राप्त हो जाती है और बिजनेसमैन को बिजनेस के आगे बढ़ने का परफॉर्मेंस का तरीका पता चलता है। निर्णय लेने में सहायक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी प्रबंधक और निर्देशकों द्वारा अन्य हितधारकों द्वारा निर्णय लेने में सहायक होता है। जब भी कंपनी के पूरे वार्षिक फाइनेंशियल स्टेटस की जानकारी मिलती है, तो मैनेजमेंट को पूरे 1 वर्ष में क्या-क्या लाभ हुए, क्या-क्या प्रॉफिट हुआ और कितना एसेट्स है, इन सारे की जानकारी मिल जाती है, जिससे वो बिज़नेस को आगे बढ़ाने का प्लान कर सकते हैं। अगर बिज़नेस में डाउनफॉल आ रहा है, तो ये भी पता कर सकते हैं कि किस कारण से ये डाउनफॉल हुआ है, उसे ठीक किया जा सके ताकि अगले साल इस टाइप का लॉस कवर ना करना पड़े। कानूनी अनुपालन लीगल कंप्लायंसेस कर धन और अन्य कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सटीक वित्तीय रिकॉर्ड रखना। अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हमें पूरी टैक्स लायबिलिटी भी पता चलती है, जिससे कि गवर्नमेंट को
ट्रांसपेरेंसी लगती है और हम आसानी से गवर्नमेंट को डाटा दिखा करके अपने टैक्स के क्लियर और सही सबूत दे सकते हैं अगर उन्हें डाउट हो तो। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अकाउंटेंसी इज एन आर्ट्स एंड साइंस। लेखा शास्त्र एक कला और विज्ञान है, इसे स्पष्ट करें। तो अकाउंटिंग को दो टर्म्स में देखा जाता है, उसे आर्ट्स और साइंस दोनों टर्म्स में काउंट किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंटेंसी आर्ट किस प्रकार का है। आर्ट का अर्थ होता है कला, जिसे अनुभव, कौशल और रचनात्मक की आवश्यकता होती है। तो लेखा शास्त्र एक कला है, कैसे? लेन देन को सही ढंग से दर्ज करके रखना। इसीलिए लेखाकार को अनुभव और कौशल की आवश्यकता होती है। बैलेंस शीट और लाभ हानि खाता तैयार करना, समय, निर्णय और प्रस्तुति का कौशल आवश्यक होता है। जैसे एक कलाकार रंगों का चयन करता है, वैसे ही लेखाकार उपयुक्त विधियों और नियमों का चयन करता है। अब अकाउंटिंग को आर्ट्स इस सेंस में कहा गया है, आर्ट्स के लिए क्या, क्रिएटिविटी, आपके आंतरिक इच्छा से कोई चीज उत्पन्न हो रही हो, जिसे आप एक ढांचा देकर के बना रहे, जैसे मूर्तिकार। मूर्तिकार पहले माइंड में एक कला सोच लेता है और उसे मिट्टी में एक ढाल करके एक मूर्ति बनाता है। ठीक उसी तरह से जब कोई अकाउंटेंट जब एंट्री पास करता है, तो उस एंट्री के पीछे के सारे बैकग्राउंड हिस्ट्री को समझता है, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग एंट्री पास करता है और ये निर्णय लेता है कि ये एंट्री किस खाते में जाएगी। तो ये क्या है, एक कला का भाव उत्पन्न होता है अकाउंटेंट के प्रति, एक कौशल जो कि अन्य दूसरे व्यक्ति में नहीं है। एक कलाकार जिस तरह से एक्ट करता है, जिस तरह से कोई चीज का निर्माण करता है, उसी तरह अकाउंटेंट भी अपनी एंट्री को पोस्ट करता है, पोस्टिंग करता है, उसे एक सेपरेट और निश्चित बुक में शामिल करके रखता है और वर्ष के अंत में उसका सही तरीके से उपयोग में लाता है। तो ये सारी चीज एक कौशल और कुशल व्यक्ति ही कर सकता है, जिसके अंदर सोचने समझने की एक अच्छी एबिलिटी हो। इसीलिए अकाउंटिंग को कला के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। नेक्स्ट, लेखा शास्त्र एक विज्ञान है, कैसे? अब इसके बारे में पढ़ते हैं। विज्ञान तथ्य और सिद्धांत तथा नियमों पर आधारित होता है। ठीक उसी तरह से लेखा शास्त्र क्या है, एक निश्चित सिद्धांत और मानक जैसे गैप और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर आधारित होता है। हर लेन देन को प्रमाणित दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर दर्ज किया जाता है। इसमें कारण और परिणाम का संबंध होता है, जैसे खर्चा बढ़ेगा तो लाभ घटेगा। लेखा शास्त्र को केवल कला या केवल विज्ञान नहीं कहा जा सकता। यह कला है क्योंकि इसमें कौशल और अनुभव की आवश्यकता होती है, और यह विज्ञान भी है क्योंकि इसमें नियम और सिद्धांत पर आधारित होता है और चलता है। इसीलिए इसे कला और विज्ञान के सम्मिश्रण माना जाता है। तो ये कला और विज्ञान का दोनों ही सम्मिलित रूप है कि अकाउंटिंग आर्ट्स और साइंस दोनों है। इससे क्वेश्चन बनते हैं अकाउंट्स में, और आपको इस वीडियो में गैप का फुल फॉर्म बताना है, यानी GAAP का फुल फॉर्म क्या होता है
ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फैक्ट्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स? फिनेंशियल स्टेटमेंट का मेन फैक्ट क्या है? आइए हम फिनेंशियल स्टेटमेंट के मेन फैक्ट्स को देखते हैं। लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। यह व्यवसाय के आय और व्यय के रिकॉर्ड को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि कंपनी एक निश्चित अवधि में कितनी लाभ कमा रही है, कितना हानि उठा रही है, इसकी स्थिति पता चलती है और किस किस जगह में कितना खर्चा हुआ है। बैलेंस शीट, यह किसी निश्चित तिथि पर कंपनी की वित्तीय स्थिति को दिखलाता है। इसमें संपत्ति अर्थात एसेट्स, देनदारी अर्थात लायबिलिटी, स्वामित्व अर्थात ओनर्स इक्विटी सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यह बताता है कि कंपनी में नकदी कहाँ से लाई गई है और कहाँ खर्च हुई है। कंपनी में जितने भी कैश आते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं और कंपनी से जो कैश बाहर जा रहे हैं किसी खर्चे के लिए, वो कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, ये पता करना किसका काम है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का काम है। ये 3 टाइप से होते हैं। पहला क्या? प्रचलित गतिविधि अर्थात ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, निवेशिक गतिविधि अर्थात इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और वित्तीय गतिविधि अर्थात फिनेंशियल एक्टिविटीज। कि इसको हम 3 टाइप से खर्च करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिजनेस जब चल रहा है उस डे टू डे में बिजनेस चलाने के लिए जो जो खर्चे हो रहे हैं उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाते हैं, या जो जो डे टू डे बिजनेस में अर्निंग भी हो रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बिजनेस के पैसे को अगर हम कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करके रख रहे हैं ताकि इन फ्यूचर हमें कुछ इंटरेस्ट मिल सके, तो उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के द्वारा दिखाया जाता है। और फिनेंशियल एक्टिविटीज, साल के अंत में बिजनेस में कितना कैश आया और कहाँ-कहाँ गया, ये सब जो पता करते हैं वो फिनेंशियल एक्टिविटी से पता किया जाता है। स्वामित्व पूंजी में परिवर्तन का विवरण अर्थात स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इक्विटी, यह स्वामित्व पूंजी में हुए बदलाव को बतलाता है। अर्थात कैपिटल में यदि कोई चेंजिंग हुआ है तो उसे भी पता लगाया जा सकता है कैश फ्लो के माध्यम से, जैसे लाभांश का वितरण, अतिरिक्त पूंजी निवेश, संचित लाभ इत्यादि। ये सब कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही पता लगाए जाते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में आने की पूरी चांसेस है। इसमें से कम एक क्वेश्चन तो जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग पूरी वीडियो में बने रहें। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें और पूरे अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें ताकि आपको एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो। थैंक यू वेरी मच।